नमस्कार। पहली खबर पहली बहस में आपका स्वागत है। अब तो बात होगी मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की। लगातार इसी पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव को लेकर आखिर चल क्या रहा है। पंचायतों का आरक्षण तय करने का कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आज आरक्षण की सूचना का प्रकाशन होगा। 25 मई को सीटों का आरक्षण किया जाएगा। 26 मई आरक्षण की जानकारी कलेक्टर को भेजनी होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 50% की सीमा में ही आरक्षण मिलेगा। जहां SC ST आरक्षण 50% से कम है, वहां OBC को आरक्षण मिलेगा। OBC को अधिकतम 35% आरक्षण मिल सकेगा। इधर राजनीतिक दलों ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। कल CM शिवराज ने बैठक ली थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पंचायत चुनाव की संचालन समिति भी गठित की है। कविता पाटीदार को इसकी कमान सौंपी गई। मंत्री कमल पटेल सहित 40 नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। वहीं कांग्रेस भी अपनी तैयारी में लगी है। आज PCC चीफ कमलनाथ पंचायत प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। हालांकि दोनों ही दल चुनाव के लिए तैयार है और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पर क्या तैयारियां हैं, क्या है दोनों पार्टियों के दावे, जरा सुन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा को और कांग्रेस के उपाध्यक्ष CP शेखर को। सुन लीजिए। मतलब चुनाव की तैयारियां हैं। अरे मैदान में उतर के देख नहीं रहे कार्यकर्ताओं का उत्साह। हमारे सभी कार्यकर्ता मैदान में उतरे हैं। हम तो चुनाव लड़ने को तैयार है और हम जीतेंगे पूरे। हम तो चुनाव लड़ने को तैयार है और हम जीतेंगे पूरे। हम तो चुनाव लड़ने को तैयार है और हम जीतेंगे पूरे। तो हम चुनाव लड़ने को तैयार है। दोनों ही दल अपनी अपनी जगह तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कार्यकर्ताओं का उत्साह आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी उसी उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। आज बैठक भी ले रहे हैं कमलनाथ। और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग कमेटियां बना दी। पहले नगरीय क्षेत्रों के चुनाव के लिए कमेटी बनाई गई थी। कल पंचायत चुनाव को लेकर कविता पाटीदार को जिम्मेदारी सौंपी गई और तमाम बाकी नेताओं को इसमें साथ रखा गया। पर चुनाव पर होगा क्या, क्योंकि सस्पेंस है कुछ जगह। अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इसके मायने भी हम समझेंगे। पंचायत चुनाव का आरक्षण किस आधार पर होगा, ये भी हम समझेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। फिरोज सिद्दीकी है, कांग्रेस के प्रवक्ता। फिरोज जी, आपका बहुत स्वागत है। राकेश शर्मा जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता। राकेश जी, आपका स्वागत है। चैतन्य भट्ट जी है, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। चैतन्य सर, सबसे पहले आपके पास आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है और ये कहा गया है कि 2 दिन के भीतर 25 तारीख तक, 26 की शाम तक कलेक्टर 4 बजे तक अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड सौंप दे कि क्या स्थितियां हैं, किस आधार पर। और बताया भी गया है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण ना हो। पर ये चुनाव बड़े दिलचस्प होंगे, क्योंकि 23-24 की तैयारियां भी है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की। पंचायत दलीय आधार पर नहीं होते, पर नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। तो दोनों पार्टियां निश्चित रूप से जोर लगाएगी और दावा भी किया जा रहा है। कैसा देख रहे हैं आप इसको आरक्षण के बाद? मनोज जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद निश्चित तौर पे अब नगरीय निकाय के और पंचायत के चुनाव होना है, ये तो तय बात है। जहाँ तक आरक्षण का मसला था, बहुत लंबे समय से इस आरक्षण को लेके ऊहापोह दोनों राजनीतिक दलों में थी। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप की भी बौछार की गई, लेकिन अब यह तय हो गया है कि आरक्षण के साथ ही चुनाव होंगे। लेकिन वो चुनाव 50% से उसका आंकड़ा ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब चूँकि 50% सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है, तो जो OBC का आरक्षण 14% है वो वहीं के वहीं है, इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अब ये अलग बात है कि अगर आप OBC को 27% या 35% आरक्षण देना चाहते हैं, तो आपको दूसरे जो आरक्षण है SC ST का या वीकर सेक्शन का, सवर्ण का, उसका आपको काटना पड़ेगा। लेकिन वो संभव नहीं है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि कोई भी वर्ग को राजनीतिक दल नाराज़ नहीं करना चाहता। यहाँ तक तैयारियों का सवाल है, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से ही इलेक्शन के मूड में रहती है। जैसे ही घोषणा हुई, उन्होंने अपनी 40 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की घोषणा भी कर दी, जिसमें काफ़ी वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं। कांग्रेस जरूर अभी बैठकों तक सीमित है, उसने भी कोई चुनाव संचालन समिति की घोषणा नहीं की है। अपनी अपनी तरफ से दोनों दल निश्चित तौर पर जोर लगाएंगे, चूँकि पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद भी ये माना जाता है कि भाजपा का प्रत्याशी है, कांग्रेस का प्रत्याशी। अभी मसला अटका हुआ है नगरीय चुनावों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रणाली को लेकर। जी, ये बड़ा दिलचस्प है, ये बहुत महत्वपूर्ण। सरकार ने जो अध्यादेश जी कहिएगा सर, अपनी बात पूरी तो वो वापस ले लिया है। तो उस आधार पर तो कमलनाथ उस आधार पर तो कमलनाथ ने जो तय किया था कि अप्रत्यक्ष प्रणाली से होगा चुनाव, वो संभावना है। लेकिन अगर इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी ये पहले भी कह रही है कि नहीं, हम
प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करवाएंगे, और होना भी चाहिए भाई। जब आप पार्षद को, जनप्रतिनिधि के बतौर पार्षद को अगर जनता चुन रही है तो महापौर तो निश्चित तौर पे पूरे सर इसमें एक शहर चर्चा का ये भी आ मालिक रही होता है, एक उसको चर्चा तो इसमें ये भी आ रही है, मैं फिर जी आपसे इसी बात को चूंकि आगे बढ़ा रहा हूँ, फिर दोनों के पास जी। चलता हूँ, बीजेपी कांग्रेस के पास। एक चर्चा ये भी है इसमें कि शायद भारतीय जनता पार्टी का ये भी प्लान है कि जो नगरीय क्षेत्र है, खासकर नगर निगम के क्षेत्र जहाँ से 16 महापौर भारतीय जनता पार्टी के खाते में रहे हैं, वो चाहते कि वहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाए और बाकी जो नगर पालिका का चुनाव है वो पार्षद चुने, ऐसी चर्चाएं हैं। और हो सकता है कि एक नया अध्यादेश, क्या ये संभव है, और यदि ऐसा होता है तो इसके क्या मायने आप देखते? नहीं, देखिए ये तो एक ऐसा मुद्दा है जो पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से तय करती है। अभी तक नगरीय निकायों में चुनाव जो हो रहे थे महापौर के, वो अब प्रत्यक्ष प्रणाली से हो रहे थे जी। देखिए अप्रत्यक्ष प्रणाली से दिक्कत क्या होती है कि फिर खरीद फरोख्त बढ़ती है जी। पार्षदों को अपनी तरफ लाने के लिए निश्चित तौर पे लालच और लोभ जी। दिया जाएगा। इसलिए बेहतर है कि जो जनता अपने महापौर को जानती है वो उसको चुने, डायरेक्ट रूप से चुने, और ये तय करना अब सरकार का काम है। नगर पालिकाओं में पार्षद के माध्यम से हो सकता है, ये भी संभव है, लेकिन अगर बड़े शहरों में जो नगर निगमें हैं, जिनमें 16 नगर निगम आती हैं, उनमें अगर आप प्रत्यक्ष प्रणाली के हिसाब से महापौर चुना जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अब उसमें कितना समय लगता है अध्यादेश को लाने में, अधिनियम को लाने में, ये तय करना सरकार का काम है, क्योंकि मेरे ख्याल से 1 या 1.5-2 महीने के भीतर चुनाव हो जाएंगे। अब उसमें पहले नगरीय निकायों के चुनाव होते हैं या पंचायत के चुनाव नहीं, ये तो होते हैं, लगभग ये साफ भी अभी हो तय गया है, करना ये सरकार साफ हो को। गया है, चूंकि मानसून सत्र आने जी, वाला है, तो जी। चर्चा ऐसी है कि पहले पंचायत के होंगे, चुनाव पहले होंगे, पंचायत के चुनाव। जी राकेश जी, पहले पंचायत के पंचायत के चुनाव चुनाव होंगे, होंगे उसके और बाद बाद नगरीय में निकायों के नगरीय निकाय के, जी। दोनों की तैयारियां हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की तो मनोज जी दोनों चुनाव की तैयारी हो चुकी है। आपने देखा कि पहले हमने नगर पालिका संचालन समिति का गठन किया था, माननीय उमाशंकर गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ी टीम बनाई है और उसकी बैठक भी हो गई और जिले के प्रभारी भी हमने बना दिए हैं। साथ ही आपने देखा कल पंचायत चुनाव के लिए कविता पाटीदार जी के नेतृत्व में एक 40 समिति कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता हैं, कई मंत्री हैं जो लगातार ज़मीन पे काम करने वाले हैं। ऐसे वरिष्ठ नेताओं को उसमें मौका दिया गया। मनोज जी, एक बात ये निश्चित रूप से सिद्ध है, ये बात हर व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि भारतीय जनता पार्टी में एक पैरेलल व्यवस्था हमेशा से चुनाव को लेकर काम करती रहती है। ऐसा नहीं होता कि चुनाव की तारीख घोषित हो गई और फिर उसके बाद हम चुनाव की चिंता करें और चुनाव में जुटें। आप देखिए कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जो भगवान के वरदान है, लगातार जनता के बीच लगातार जा रहे हैं, लगातार जनता से संपर्क में। माननीय वी.डी. शर्मा जी के दौरे और प्रवास लगातार जा रहे हैं, कई दौरों में आप भी साथ में गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि वार्ड स्तर तक का प्रशिक्षण वर्क कर लिया, उसके बाद डिजिटलाइजेशन को पूरा कर लिया, एक एक कार्यकर्ता का पूरा रिकॉर्ड हमारे पास है, मोहल्लों की पूरी व्यवस्थाओं के लिए चाक चौबंद हमने कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया है, साथ ही मंत्रियों को हमने 2-2 जिलों की जवाबदारी दी है। तो एक जो चुनाव का खाका होता है भारतीय जनता पार्टी का तैयार है। और दूसरा, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जनता के हितैषी काम कर रही है। शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने जो काम किए हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन, ये दोनों मिलकर जब चुनाव में जुटेगा तो एक नया इतिहास रचेंगे। पिछली बार हम 16 में से 16 नगर निगम जीते थे, इस बार भी वो तो जीतेंगे ही। साथ में आप पंचायत में देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का कमल चारों तरफ नजर आएगा। पंचायत चुनाव दलीय स्थिति पर नहीं होते, पर यह सबको मालूम रहता है कि कौन किसके साथ खड़ा हुआ है और कौन किस पार्टी का समर्थक है। जी, तो कहीं ना कहीं ये वाले चुनाव नहीं, लेकिन ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष की जो बातें चल रही है, अब ये तो अभी जो यदि हम देखें तो अध्यादेश तो कमलनाथ जी वाला है और उसी पर क्या आप लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं? देखिए, अभी इस बारे में पार्टी में मंथन हो रहा है, वरिष्ठ नेतृत्व इस पर बैठकर विचार कर रहा है कि किस तरह से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से मेरे विद्वान साथी ने कहा कि पार्षद को जनता चुनती है, तो इसी तरह महापौर को भी जनता चुने। ये बहुत कई नेताओं के ये विचार हैं और मुझे लगता है इसमें 1-2 दिन में जल्दी से स्थिति क्लियर हो जाएगी। जी, फिरोज सिद्दीकी जी, क्या तैयारियां? देखिए, हमारी तो तैयारी नगरीय निकाय में हमने पिछली बार भी पूरी कर ली थी। भारतीय जनता पार्टी जरूर आधी अधूरी तैयारी में थी, क्योंकि उसको पता था कि हमको चुनाव नहीं कराना है, तो वो अपने तरीके से काम कर रही थी। लेकिन हमें तो पता था कि हमको चुनाव में जाना ही है, तो हमने तो पूरी बैठकें, जितनी भी जो कवायतें होती थी वो रिजर्वेशन के अनुसार हमने कर ली थी। और अब भी हम रिजर्वेशन के अनुसार ही ज़्यादातर स्थानों पर टिकट वितरण उसी हिसाब से होगा, क्योंकि कमलनाथ जी कह चुके हैं कि हम 27% आरक्षण जो है अपनी तरफ से ओबीसी को देंगे। तो जो हमने 27% का नोटिफिकेशन जारी किया था जिन सीटों पर, लगभग वही के वही स्थिति हम रखने वाले हैं। और बैठकों का दौर कांग्रेस में भी चालू हो गया है।
जैसे ही ये अंतिम प्रकाशन सूची का होगा, हम सूचियों को चेकलिस्ट बना के अपने कार्यकर्ताओं को भेजेंगे, उनकी ये सूची चेक कराएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सबसे अहम बात है, कि किसी भी राजनीतिक दल जब चुनाव में जाता है तो मुद्दों को लेकर जाता है। हमने महंगाई, सिलेंडर हो, पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं को इस स्तर तक जनमानस तक पहुंचा दिया है कि एक जो नैसर्गिक माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में है। और उसी को जो जनता भी ये देख रही है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो लड़ाई लड़ रही है, जनता की लड़ाई लड़ रही है, और बाकायदा भारतीय जनता पार्टी को हर मुद्दों पर घेर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास जो हमने मुद्दे उठाए उन मुद्दों का जवाब नहीं है। अच्छा होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी, और उपलब्धियों पर चुनाव लड़ेगी तो कांग्रेस अब सर ये थोड़ी वो बताएंगे कि हमारी ये उपलब्धियां, उपलब्धि तो बताएंगे, ये उपलब्धि में यही सब बताना चाहेंगे, उपलब्धि तो बताएंगे स्वाभाविक तौर पर। भारतीय जनता पार्टी जो है मनोज जी बहुत तरीके से चुनाव लड़ती है, तो आपको पता ही है कौन कौन सी चीजें ये लाते हैं चुनाव में, वो भी आपको पता है। ये उपलब्धियों पे कभी बात नहीं करते, किसी भी चुनाव में नहीं करते। यही भारतीय जनता पार्टी की जो है, जो ये मशीनरी कह रहे हैं ना, ये उस मशीनरी का काम है। लेकिन कांग्रेस जो है वो कहेंगे ना कि हमने आरक्षण दे दिया, हमने कहाँ दे दिया आरक्षण, हमने आवास, प्रधानमंत्री आवास बना दिया, भाई कहाँ दे दिया, आपने आरक्षण दे दिया, वो भी कांग्रेस की देन। प्रधानमंत्री आवास योजना वो इंदिरा आवास योजना थी, और आज से नहीं, आज से 35 साल से चल रही है वो योजना। उसी योजना को आपने रिकैप किया है। तो और जो पहले पैसा मिलता था वो ज्यादा काम का था। आप लोग क्या चाहेंगे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? देखिए, हमने तो स्पष्ट कहा था कि हम अप्रत्यक्ष इसलिए चाहते हैं क्योंकि पहले तो हम भी अप्रत्यक्ष पे थे, फिर प्रत्यक्ष पे आए, अब हम वापस अप्रत्यक्ष पे इसलिए आए थे क्योंकि महापौर को जब चुन लेती है जनता, तो महापौर जो है पार्षदों के माध्यम से, वो जो माइक्रो लेवल पे जाके विकास होना चाहिए पार्षदों के माध्यम से, वो नहीं होता। कहीं ना कहीं वो निरंकुश होता है जो महापौर होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि महापौर हो या नगर पालिका अध्यक्ष हो, वो अगर चुनाव के माध्यम से जाएगा, लोगों से चुन के जाएगा, तो उसका जो है ना पार्षदों का उसके ऊपर दबाव होगा। मेयर इन काउंसिल हो या नगर पालिका की परिषद हो, उस परिषद में भी जो अध्यक्ष है या महापौर है उसको परिषद की बात सुननी पड़ेगी। जो निरंकुशता है ये खत्म हो जाए, इसलिए जो है कांग्रेस इसको चाहती थी। और अब ये इसमें विचार है, अलग अलग विचार हो सकता है। अब भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती कि जो नगर निगम में कुछ अलग हो जाए और नगर पालिका में लौट रहा हूं, इस पर बात करूंगा मैं। यही बात चैतन्य जी, यदि ऐसा होता है, मान लीजिए जिसकी चर्चा है, वैसे अब तो समय बहुत कम है और ये भी साफ हो चला कि चुनाव तो होने जा रहे हैं, चुनाव नहीं टलेंगे। सरकार की भी कल बैठक थी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ, या फिर हम बात करें मंत्रियों के साथ, तो उसमें भी यही लगभग तय हुआ कि चुनाव की तरफ हमें जाना है। नगरीय निकाय के चुनाव बाद में हो, पंचायत के चुनाव पहले हो, क्योंकि बारिश के कारण जैसे ही मानसून तेज आएगा, और हमें लगता है जल्दी मानसून भी आ जाएगा, जो स्थितियां नजर आ रही है, तो ये एक चुनौती तो होगी सरकार के सामने। नहीं, देखिए ये बात तो सही है कि बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बरसात के दौरान अगर आप चुनाव करवा रहे हैं तो निश्चित तौर पे उसमें प्रॉब्लम तो आएंगे। दूसरी बात, अभी फिरोज जी ने जो बात कही कि हम मुद्दों को लेके लोगों के पास जाएंगे, तो मुझे लगता है कि नगरीय निकाय चुनाव में और पंचायत के चुनाव में इस तरह के राष्ट्रीय मुद्दे काम नहीं करते हैं। वो स्थानीय स्तर के जो मुद्दे होते हैं उनको अगर कांग्रेस ज़्यादा बेहतर ढंग से उठाएगी, जैसे आप देखिए सबसे बड़ा उदाहरण तो स्मार्ट सिटी, अरबों रुपया स्मार्ट सिटी के नाम पर अधिकारियों ने बंदर बांट कर ली। लेकिन किसी भी स्मार्ट सिटी में आप जाके देखें कि पूरा शहर खुदा पड़ा है, धूल से लोग नहा रहे हैं, उसके बावजूद वो बता रहे हैं कि हमने 500 करोड़ और 600 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। वो पैसा कहाँ गया, इस बात की चिंता किसी को नहीं। इन छोटे छोटे मुद्दों को जो स्थानीय स्तर के होते हैं, जो नगर निगम से संबंधित होते हैं, जिला पंचायत से संबंधित होते हैं, सड़कें खराब हैं, गड्ढे खोदे हुए हैं, सीवर लाइन नहीं तैयार हुई, 15 साल हो गए जबलपुर जैसे शहर में, नालों की चौड़ाई कम कर दी, इन मुद्दों को अगर कांग्रेस उठाएगी तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फ़ायदे में रहेगी। क्योंकि मुझे लगता है कि अब ये महंगाई और ये गैस के सिलेंडर और पेट्रोल के दाम, इनसे जनता को कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि अगर इससे बहुत ज़्यादा अगर फ़र्क पड़ता तो मुझे लगता है कि 5 राज्यों के जो चुनाव हुए तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिलता है। लेकिन उसके बाद इसका कोई फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि एक दूसरा ध्रुवीकरण जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तैयार किया गया उसका ज़्यादा असर हो रहा है।
तो कांग्रेस की दूसरी बात यह है, कांग्रेस की तैयारी में थोड़ी कमजोरी दिखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तत्काल में कार्यवाही शुरू कर देती है चुनाव के संबंध में, और अभी उनके जो नेता हैं वो लगातार दौरे भी करते हैं। भारत और कांग्रेस के नेताओं में दौरों की कमी है, चाहे वो प्रदेश अच्छा, अध्यक्ष ये हों, जो जिस वो बात भी को मेरे मैं ख्याल आपसे से, कर रहा था चैतन्य जी, जिस बात को मैं कर रहा था कि माली नगर निगम का जी, क्षेत्र जी। के चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होते हैं और बाकी नगर पालिकाओं को अप्रत्यक्ष तौर पर पार्षद चुनते हैं, तो क्या ये भी एक चिंता है बीजेपी के भीतर कि ये तो सभी को पता है कि नगरीय क्षेत्र, जहाँ भी शहरी क्षेत्र है, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट मिलता है, ऐसे बाकी चुनाव परिणाम भी हम देखें तो वहाँ के रिजल्ट यही कहते हैं, तो क्या बीजेपी ये मानकर चल रही कि 16 निगम जो हमारे कब्जे में थे यदि प्रत्यक्ष तौर पर होते तो अभी, हालांकि ये चर्चा का विषय है, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है बीजेपी? हाँ, नहीं हो सकती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की जो स्ट्रेटेजी बनाती है बहुत तगड़े रूप से बनाती है। वो पूरी तरह से सोच विचार के कहाँ जीत हासिल हो सकती है, कहाँ हम पर कमजोर पड़ सकते हैं, इन तमाम चीज़ों का लगातार मंथन करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भारी खासियत मानता हूँ मैं, जबकि कांग्रेस इसमें पीछे हो जाती है। देखिए, बैठक होना और दौरे करना, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। बैठक तो आप एक बंद कमरे में 10-20 नेताओं को बुला के बैठक कर लेते हो, वो अपनी अपनी बात कह देते हैं, लेकिन जनता के बीच में जब तक आपके नेता नहीं जाएंगे तब तक मुझे लगता नहीं कि जनता से आपका जुड़ाव हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी खासियत यह है कि वो लगातार दौरे, उनके प्रदेश अध्यक्ष आप देखिए बीडी शर्मा, मुझे लगता है कि शायद ही भोपाल में रहते होंगे, उनके लगातार दौरे होते हैं, जबकि कमलनाथ जी के दौरे मुझे लगता नहीं कि छिंदवाड़ा, भोपाल और दिल्ली के अलावा रहे हों। तो इन तमाम चीज़ों को दूसरे भी वरिष्ठ नेता हैं वो भी दौरे नहीं करते हैं। जी जी, 24 तारीख से दौरे शुरू कर रहे हैं राकेश जी। तो इन तमाम चीज़ों से कांग्रेस दौरे शुरू कर रही है 24 तारीख से, कमलनाथ जी पहुंच रहे हैं, पर जो स्मार्टनेस सिटियों की बढ़ी है वो पार्टी की स्मार्टनेस तो नहीं बढ़ा देगी चुनाव में। देखिए मनोज जी, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जो काम किए हैं, सबसे बड़ा उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि आप मध्य प्रदेश के सबसे बड़ा चैनल है बंसल न्यूज़, आपके ऑफिस से चंद कदम दूरी पर एक मेट्रो का लगातार काम चल रहा है, साथ ही फ्लाईओवर का काम चल रहा है। सड़कों की बात करें तो आप भोपाल के बाहर किसी भी दिशा में चले जाइए, ऐसी सड़कें आज से पहले किसी ने नहीं देखी थी। नर्मदा जल हम यहाँ लेकर आए हैं, कोलार की नई पाइपलाइन हमने भोपाल में डाली है। ये जो बड़े बड़े काम हैं जिनके बारे में कांग्रेस ने कभी कल्पना नहीं की थी, और मेरा तो ये कहना है कि कांग्रेस के नेता एक बार अपना काला चश्मा उतार के विकास के कार्य को देखें, विकास दिखेगा। जनता को विकास दिख रहा है, इसलिए 28 स्थानों पे भी हम जीते, अभी 5 स्थानों पे चुनाव हुए उसमें भी जीते, 5 राज्यों में भी जीते। मेरा एक और कहना है कि आज ये स्थिति कांग्रेस की हो गई है कि कांग्रेस एक टाइटैनिक जहाज हो गया है। आप देखिए, पंजाब के पूर्व अध्यक्ष जाखड़ साहब ने पार्टी छोड़ दी, बीजेपी ज्वाइन कर ली। गुजरात के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अभी एक दिन पहले एक वरिष्ठ विधायक ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, जो वहाँ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। मध्य प्रदेश में ये सब और दिखाई तो नहीं देने वाला। मेरा तो निवेदन है, ऐसी चर्चा है कि कुछ लोग, मैं तो आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा जी, जरा आप जो लगातार पॉलिटिकल सिनेरियो को बहुत करीब से देखते हैं, कौन कौन से वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में, ये किसी से छुपा नहीं है। पूरी लिस्ट सूचियां सबके पास हैं, और मुझे लगता है एक सूची आपके पास भी होगी। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस जिस तरह से कबीले संस्कृति में जी रही है कि हर आदमी अपनी कबीले की चिंता कर रहा है, कांग्रेस की चिंता कोई नहीं कर रहा, और पुत्र मोह में डूबी हुई कांग्रेस किस तरह से चुनाव लड़ेगी ये आने वाला समय बताएगा। भारतीय जनता पार्टी जमीन पे उतर चुकी है। फिरोज सिद्दीकी जी, देखिए, ये जितनी चीजें इन्होंने गिराई, नर्मदा, फ्लाईओवर और है ना कोलार पाइपलाइन, और जितनी भी चीजें गिराई, ये देखिए मेट्रो कौन चालू करके गया? कमलनाथ जी चालू करके गए, और खाते में पैसा जमा करके गए ताकि काम ना रुके। कौन लाया? ये JNNURM था, जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना। उस योजना का नतीजा था कि हमारे पास नर्मदा जल भी आया, फ्लाईओवर्स भी आए, CVL लाइंस भी आई, एक स्मार्ट सिटी मोदी जी लाए। अरबों रुपए स्मार्ट सिटी पे खर्च किए, और एक गुमठी खोमचे वाले को उसकी दुकान लगाने की जगह नहीं है, सिवाय धूल उड़ रही है। जो चैतन्य भट्ट जी कह रहे थे कि हमको स्थानीय स्तर पर मुद्दे उठाना चाहिए, तो हमने अभी बिजली के भारी मुद्दे उठाए, इसके बाद अभी हम टैक्स के मुद्दे उठाएंगे। बहुत सारी मुद्दे हैं जो हम लेकर ज़मीन के बीच में जाएंगे। और एक सवाल और है कि लोग छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन ये एक अकेला कांग्रेस ही नहीं है, सभी दलों से लोग जा रहे हैं। कुछ दिन में इनका आकार ऐसा हो जाएगा जैसे दुबई है ना, दुबई के जो अपने खुद के लोग हैं, जो स्थानीय, जो आप भी मान रहे हैं कि सब छोड़ के बीजेपी की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हाँ, तो जो दुबई में जो स्थानीय लोग हैं ना, स्थानीय लोग हो गए अल्पसंख्यक
और जो बाहरी लोग थे वो बहुसंख्यक, तो कुछ दिन में भारतीय जनता पार्टी अब अपनी पहचान खो दी उसने। अब उसकी कुछ की कोई पहचान नहीं है। हर जिले में जो है वो विधायक जी कौन है, बोले साहब ये कांग्रेस में थे पहले, और वो कांग्रेस ही रहता है, वो इनकी बातों में नहीं आता कोई भी। अच्छा, एक भी उनसे किसी से आप बयान नहीं निकलवा सकते जिस तरीके के बयान देते हैं। आज भी जी, जो 28 लोग गए थे उनको देख के यही लगता है वो कांग्रेस में है आज भी। कांग्रेस में आप देखिए, वो इनके कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते, वो हम लोगों से जरूर नमस्कार करते हैं। एक दिन हरदीप सिंह डंग मिले थे, कहने लगे कैसे भाईजान, मैंने कहा साहब बढ़िया है, आप कैसे हो भाई साहब? बताइए, तो ये बंद थोड़ी हो सकता है, ये तो सहजता है। यही तो हम कह रहे हैं ना कि वो इनको नहीं पहचानेंगे, राकेश शर्मा जी को नहीं पहचानेंगे, वो हमको पहचानेंगे। तो ये कुछ दिन में जो राकेश शर्मा जी जैसे जो समर्पित कार्यकर्ता थे, वो समर्पित कार्यकर्ता तो पीछे रह गए। आप आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे या इन मुद्दों को लेकर जाएंगे? हम सब मुद्दों को एक साथ लेके जाएंगे। एक एक मुद्दा जो जन जन को प्रभावित करता है उसको हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, और दमदारी से लड़ेंगे। राकेश जी बोलो, क्या बोल रहे हैं? मैं तो सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ कि कमलनाथ बहुत जोर जोर से सांसें ले लेके चिल्ला रहे हैं कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, एक दिन के लिए कमलनाथ को वहाँ जाना चाहिए और वहाँ पे ओबीसी आरक्षण लागू हो सके उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जी फिरोज जी, ऐसा है कि जब देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का हो तो फिर ये चिंता विपक्ष क्यों करे? मध्य प्रदेश में कैसे लागू हो गया भाई, ये तो बताओ। ये तो हमारा ही था। नहीं, क्या ये तो आप तो 35% तुम्हारी सरकार थी ना भाई, आपने तो देंगे ना 35% टिकट। आप तो 27% देने की बात कर रहे हैं। 35% की बात की, 35% टिकट देंगे। आपने तो 35% की बात की थी ना। ज्यादा फिर क्या हुआ, क्यों आरक्षण नहीं मिला 35%? आपने कहा था कि 27% आपको 35% क्यों नहीं मिला? 35% टिकट। मैं तो यही कह रहा हूँ ना कि आप 35% लेके गए थे, क्या हुआ? और जो महाराष्ट्र में अलग व्यवस्था दी थी, यहाँ तो आपको ट्रिपल टेस्ट की, यहाँ तो आपको ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था दी सुप्रीम कोर्ट ने, और आपकी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया को भी सुना उन्होंने। वहाँ तो उन्होंने महाराष्ट्र में किसी को नहीं सुना। सरकार है कहीं नहीं, मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहाँ आरक्षण के हिसाब से चुनाव हो रहा है। तो ये हमारी उपलब्धि है। किसने कहा हमारी उपलब्धि है? किसने कहा? छत्तीसगढ़ तो मध्य प्रदेश के ही आपको पंचायत, तो ये हमने दिया था भाई साहब, ये हमने दिया था। ये तो आपने ओबीसी बेचारे की कमीज फाड़ डाली, और इस देश में सारे रफू कर दी। ये देखो फटी हुई ओबीसी की हमने रफू आ ही रहे चुनाव में। चेतन जी, किसकी कमीज फटी है तो अब जनता बता ही देगी। तो ये तो जनता दिखाई ही रही है, तो ओबीसी को बेचारे को कैसा ठगा है इन्होंने। नेता रोकने के लिए तैयार नहीं है, आदिवासियों को कैसा ठग रहा है। चुनाव इसलिए होते पब्लिक सब बताती है किसकी कमीज फाड़ना। यही सवाल है। चैतन्य भट्ट जी, दोनों के लिए चुनौती है, अलग तरह का माहौल है इस समय मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर, चाहे पंचायत के चुनाव हो। हाँ नहीं, देखिए एक तरह से लिटमस टेस्ट कोई भी चुनाव हो, दोनों कोई भी चुनाव होता है, निश्चित तौर पर दोनों जो राजनीतिक पार्टियां मध्य प्रदेश की प्रमुख पार्टी हैं उनके लिए चुनौती होती है। अपनी तरफ से पूरी प्रयास करता है राजनीतिक पार्टी के दल और उनके नेता के विजय श्री उनके गले में पड़े। उसमें मुद्दे क्या होते हैं, जनता किस तरफ जाती है, किस तरह से प्रभावित होती है, आप उनको किन मुद्दों पर प्रभावित कर सकते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि देखिए, जिताना और हराना ये तो जनता के हाथ में है, और जब तक जनता चाहेगी जिसको सत्ता पे बैठा देगी, और जिसको चाहती सत्ता से नीचे उठा देती है, नीचे गिरा देती है। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम जनता पे इस बात को छोड़ दें। चलिए सर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और जनता पर ही छोड़ते हुए आगे बढ़ते, क्योंकि अब जनता के हाथ में ही कमान है दोनों की, बीजेपी कांग्रेस की, चाहे वो पंचायत में भी दिखाई देगा और नगरीय निकाय में भी। और ये एक तरह से लिटमस टेस्ट होंगे आगामी चुनाव के लिए। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, राकेश जी, फिरोज जी और चैतन्य जी। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 25-26 तारीख को आरक्षण की प्रक्रिया होना है, और साफ कर दिया कि 26 तारीख के 4 बजे तक कलेक्टर हर एक क्षेत्र की जानकारी उपलब्ध करा देंगे निर्वाचन आयोग को। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बैठकें कर रही है। आज सुबह 6:30 बजे से फिर मुख्यमंत्री मैदान में नजर आए, और यदि आप चर्चा को देखेंगे तो बात वही थी नगरीय क्षेत्रों को लेकर, यानी कहीं ना कहीं चुनाव की तरफ इशारा है। और वो मंच से कह भी चुके हैं कि आप तैयार हो जाइए। कमलनाथ भी बैठक लेने जा रहे हैं पंचायतों की। तो दोनों ही दल अपनी अपनी सक्रियता दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच में पैंच बहुत है। चुनाव प्रत्यक्ष होंगे अथवा अप्रत्यक्ष, आरक्षण की प्रक्रिया कैसे सामने आएगी, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। बने रहिए बंसल न्यूज पर। मुझे दीजिए इजाजत। पहली खबर, पहली बहस में इतना ही। नमस्कार।